खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमित बड़ी खबर में हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। फैज़ाबाद धरना केस की आज समाअत हुई और उसमें हैरत की बात यह है कि जो 3 पटिशन वापस ले ली गई वफाक की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और PTI की तरफ से। इसमें क्या कुछ सिलसिला बन सकेगा? आइन के तहत तमाम लोग चलें। नवाज शरीफ साहब का बयानिया ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून में एक हमें दराड़ भी नज़र आती है। कुछ लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाकान अब्बासी या चंद लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पार्टियों के पल्ले पैसे रह क्या गया है कि अब जाने से कुछ होगा या नहीं। ये बहसी बेमानी होगी। 9 मई केस में क्या PTI और उसके चेयरमैन जो हैं उनका करियर या पॉलिटिक्स से वो ख़त्म निकल जाएंगे, ये क्या सिलसिला होगा? और IPPs के हवाले से कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी ने आखिरकार ये कह दिया है बड़ी साहब कि ये मुल्की सलामती के लिए भी ख़तरा है। ज़ाहिर है मुल्की सलामती तो माशी सलामती अक्सर होती है और वो तो रही नहीं। इसकी वजह से आ जाते हैं फैज़ाबाद धरना केस पर। बड़ी साहब ये तो अच्छी बात है, और लेकिन अब बड़े बढ़ चढ़ के रिव्यू पटिशन में कोई एक जा रहा था, अब सारे भाग रहे हैं। शेख रशीद साहब चूँकि हैं नहीं तो उनके वकील भी अब वज़ीर बन चुके हैं, तो वो कहते हैं जी हम भी शायद वो भी शायद वापस ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा बेनियाज और बड़ा मेहरबान है। अच्छा, मेहरबान है। चलो मैंने लूज तर्जमा किया है, इसको कोई गलत ना ले लें। वो बिल्कुल मफहूम तो यही है, मफहूम की बात। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ लोग खुद साख्ता माज़अल्लाह खुदा होने के दावेदार हैं। चले हम बहरहाल, मैंने क्या क्या बोला, मेरी लिमिट क्या है? और नहीं लिमिट कोई नहीं, आपकी अनलिमिटेड है। बात यह है कि फैज़ाबाद धरने वाला केस तो अब उन्होंने टेकअप कर लिया। अब उसमें जो है जो इशू थे आपके सामने थे, अब इसमें जो हुआ उसके बाद फैज़ हमीद साहब ISI के जो उस वक्त चीफ थे, तो तब 4 साल तक जो केस लगा ही नहीं, रिव्यू पटिशन जो है इसकी हुई नहीं। अब ये हो गया है, तो अब क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सिलसिला निकले कि जो लोग अपने आइन के दायरे में सब अपना अपना काम करें? ये कोई इसका नतीजा ऐसा निकल सकता है? नहीं, मुश्किल लगता है। माफ़ी चाहता हूँ, ना आइन है ना कानून है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन है। गालबन वादी उल नतर में 2017 में ये धरना हुआ था। 2017 में, मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत थी किसकी नहीं। फिर 2000 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, मुझे नहीं ना पता सर, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा मार्जिन। हाँ नहीं कोई बात। आपने भी हाथ में वो पकड़ी हुई है ठुस ठुस। और 2019 में इसका फैसला आया था। नहायत एहतराम, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे चीफ जस्टिस साहबान हो, या चाहे कोई भी होता, हर अफसर की अपनी ओहदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम मोहतरम जस्टिस फ़ाइद चीफ जस्टिस साहब ऐसा ने कि ये इशू है जो 2017 में हुआ, 19 में आया, और उस वक़्त नून लीग की हुकूमत थी। उसके बाद उसने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब ने भी नहीं इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद फिर PDM की आई, और अब फिर PDM की आई, और फिर भी अमल नहीं हुआ। इस फैसला हो जाएगा तो अच्छी बात है। अदारे जो भी हों, कोई भी अदारा जब अपनी आइनी हद से तजावज़ करता है तो वो मुल्क को तबाही के दहाने में ले जाने के लिए अपना हिस्सा डाल देता है, तो लिहाजा इसका फैसला, तमाम पिटिशनें वापस हो गई जो कल भाग लाइन में लग रही थी। हाँ 3 तो निकल गए, वफाक भी निकल गया, उसके बाद PTI भी गई, उसके बाद वो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने भी वापस ले ली। वो सिलेक्शन कमीशन ने लिया नहीं लिया, देखें गुजारिश, पैमरा ने भी वापस ले ली। पैमरा ने भी वापस ले, चलो पैमरा करे ना करे, गुजारिश है कि इसका फैसला, हमारी ख्वाहिश है। IB ने भी वापस ले ली। IB क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। बटी साहब, अच्छा, मैं ABC नहीं, मैंने तो आज सुना था, मेरा ख्याल था अलीमदा आ बेली बा तेलिफ्ता टेलिफ्टा आ बा बा टा टा के लिए आज तुमने मुझे गेस्ट बुलाया। अभी तो विदड्रॉ कर रहे हैं ना, वो विदड्रॉ कर रहे हैं। इस पे अब जाहिर है अब फाइज साहब आपको पता है बड़े फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है वो माशाल्लाह। हर मौजूदा ताकतवर शख्स किसी भी ओहदे पर वो हमेशा ही अच्छा होता है। मैंने ज़िंदगी में कुछ ताकतवर शख्स को बुरा नहीं देखा। जब वो चले जाते हैं ना, फिर हम उनके एहतसाब की बातें करते हैं। फायज़ ईसा साहब ने ये लिया, पहला कुछ और लिया था, पता नहीं सीक्रेट या प्रोसीजर बिल। मेरे ख्याल में काई साहब इसका फैसला होना चाहिए 100%, ये कौम पर एहसान होगा। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि फायज़ ईसा जैसे आदमी जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर 100% यकीन रखते हैं,
एक फैसला साबक चीफ जस्टिस दे गए थे 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन, और ख़ुद फारिद ईसा साहब ने फरमाया था कि मुझे जजमेंटें ना दिखाएं, मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। इन 90 दिन में इलेक्शन की भी बात सुनी जा सकती है। फैज़ाबाद लड़ना है तो देखे ना 2017 में हुआ, नून लीग की हुकूमत थी, आए गए, एजेंसियों के किरदार क्या था, फैसला आने के बाद 4 साल तक नज़रसानी की अपीलें ही किसी ने नहीं सुनी। इनकी मेहरबानी इन्होंने सुन ली। 27 तक गालबन नवंबर तक अक्टूबर तक वो दिया जमातों को, और यकम को इसकी होगी पॉलिसी। अल्लाह करे जो भी है, जिसने भी इख्तियार से तजावज़ किया है, वो ना देखा जाए कि ये पोस्ट ऑफिस का आदमी है या महकमा एजुकेशन का है, उसके खिलाफ हो। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है मरने से पहले कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बात तो आपकी ठीक है, ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम ये नहीं कहते कि हम इसकी कोई इंपॉर्टेंस को जो है वो मिटिगेट या कम करके दिखाने की कोशिश करें, मगर जो आपने कहा, जो फैसला जो है वो दे के गए थे चीफ जस्टिस साहब इससे पहले कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में। देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ ज़रा छोटी घटिया गैर म्यारी हो सकती हैं, लेकिन मेरी राइट तो है ना अपनी चीज़ें रखने का। बड़ी नहीं, वैसे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? इंशाल्लाह है, कोई ऐसी बात नहीं। हमें तो नहीं, लेकिन अच्छा बड़ी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं क्यों ना टेकअप की जाएँ, और फिर ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। राना साहब हमारे दोस्त, हमारे टीवी पे भी आते हैं कि आप एक सिटिंग जो है अपना वज़ीर दाखिला, उसे कहते हैं हम तुम्हें गायब कर देंगे, तुम मिसिंग पर्सन बन जाओगे। तो ये कौन हाथ रोकेगा? भट्टी साहब, कादी साहब, 5 में से पिटीशन 4-5 वापस हो गई, एक 7 5 वापस हो गई, 2 रह गई हैं। शेख रशीद वैसे ही गायब हो गए। हाँ, तो जिस मुल्क में मौजूदा वज़ीर दाखिला को साबिक़ वज़ीर दाखिला कहे हुए तू आइन और कानून की बात करता है, तू शेख रशीद का अंजाम याद रख। इसका क्या मतलब है कि तुझे गायब कर दिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा, कोई अदारा ऑन नहीं करेगा, किसी जज के पास नहीं जाएंगे। तो काजी साहब, नहीं, एक मैं बात करना चाहता हूँ सर, 2 दफ़ा हाई हैंडेडनेस हुई इनके साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ। इससे पहले इनके साथ ज्यादती हुई, इन्हें उठाया गया, हमने तब भी एहतजाज किया, अब भी करते हैं। इन पर 2 नंबर केस बनाया गया, ठीक है। उस वक्त हल्फ दे रहे थे वो जनाब उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे, और वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, 2 नंबर केस पे एहतजाज करना आइनी तौर पर लीगल है? बिल्कुल है। हमने एहतजाज नहीं किया था राना साहब के लिए, जब इन्होंने वो जेल काटी है जो असली जेल होती है। इनके लीडरों को वो जेल नहीं मिली। अच्छा, मैंने समझा कि शायद एहतजाज उसका, मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि इनका ये कहना इस तरह नहीं बनता। नहीं, उनका कहना बनता है। आपके वज़ीर आज़म काबिल एहतराम अनवारुल काकड़ साहब, जो किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाख्तियार हैं, वो कहते हैं एक बड़ी जमात अगर इलेक्शन में हिस्सा ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो एहतजाज भी करता है तो हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप निगरान वज़ीर आज़म हो, आप अमेरिका जाए, इसकी ज़रूरत क्या थी? सऊदीया जाए, कोर्ट्स मौजूद है ना, कानून मौजूद है किसी पार्टी को बैन करने। मेरी बात सुने ना, इन्हें जरूरत क्या थी ये बात करने की? ना कोर्ट होंगे, कानून नहीं है, कानून है तो अमल दरामद नहीं है, आइन है तो अमल दरामद नहीं है। नहीं, मेरा सवाल और है, जब इनसे ये पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, तो उन्होंने कहा भाई नीचे हमारी लॉ एनफोर्समेंट और कानून मौजूद है, तो वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है। तो इस सिलसिले में इन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि कोई पार्टी शामिल होती है या नहीं होती? कि भाई कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो ये बयान वहाँ नहीं रिपीट किया जा सकता था? कानून तो ये कहता है अगर कोई इश्तिहारी, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो, मोहम्मद रशीद हो, मोहम्मद बशीर हो, जवेद हो, इमरान बशीर हो, अगर कोई इश्तिहारी सज़ा याफ्ता आता है तो उसे आइन कहता है गिरफ्तार करें। कानून जो कहे, हाँ उस पर अमल दरामद मर्जी है ताकतवरों की, उसे रिसीव कर लें, उसे VVIP प्रोटोकॉल दे दें, उसे जलसा करने की इजाज़त दें या जेल में ले जाएं। कानून का ये सब अंग्रेज़ दौर ने बनाया है या हमने? कोई भी गलत नहीं, इम्प्लीमेंट करने वाले बददयानत और ज़ालिम है। हर आदमी अपनी ताकतवर अपनी मर्जी की तशरीह करता है। वो ये चाहता है कादी सईद वो बोले जो उसको अच्छा लगता है, जो सच है वो नहीं, वो मैटर नहीं करता। सच छुपता नहीं, ये पानी है नहीं है, वो कहता नहीं मैं कह रहा हूँ उसको कोई पानी नहीं है। भट्टी साहब, तारीख में किसी सच को ना सईद काजी की ज़रूरत है ना किसी और की। सच सर चढ़ के बोलता है और बोलता रहेगा, इसलिए इस फिक्र ना करें इस बात। अच्छा, मुझे सिर्फ ये मेरी बताए ना, 7 में से 5 दरवाजे वापस हो गए, यार ये जादू क्या हुआ? इससे पहले क्यों नहीं हुई?
आइजी ईसा साहब बड़े काबिल आदमी हैं। देखे उन्होंने वादे कहा है कि आइन के तहत मैंने हलफ उठाया है। आइन में हालांकि ये नहीं है 90 दिन में इलेक्शन लाजमी हो, उन्होंने उसकी प्रायोरिटी नहीं समझी। उन्होंने समझा कि फैज़ाबाद धरने से मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। उसमें इलेक्शन में 25 करोड़ आवाम का हक है कि अपने मुंतखब नुमाइंदे कराएं। अगर अब 7 में से 5 हो गई, उनमें कमो बेशतर 2 या 3 अदारे हुकूमत के हैं, इलेक्शन कमीशन हो, IB हो, पैमरा हो, बाकी शेख रशीद सब है ही नहीं, और MQ हम समझे वो भी वापस हुआ। लेकिन क्या इस पर अगल अमर दरामद हो जाता है? तो मैं समझता हूँ एक खुश आइन बात बिल्कुल अदारों के एहतसाब की तरफ अगर बिला इम्तियाज होता है, अगर ये होता है ना इसको कर लो इसको नहीं, फिर नहीं, फिर तो ना करें। भट्टी साहब ये तो बड़ा अपहिल टास्क है। मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग यहाँ ये भी कह के गए हैं कि जी जिस फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई उस फैसला करने का, देखिए ना जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मोहतरम है, बहुत बड़ा इदारा है, वो डिपेंडेंट तो नीचे लॉ एनफोर्समेंट पे ही है ना, उसके हाथ बाजू तो वही है ना। अगर वो सॉरी हाँ, किस तरह अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो फिर फैसला ना दें। इस तरह तो हर ताकतवर अदारा, अब यही तो कह रहे हैं, मैं नहीं मानता, यही तो लोग आके कह रहे हैं ना यहाँ पे जो हमारे देखे ना उमर अताब बंदयाल साहब ने एक अच्छी बात थी, फैसला किया, उन्होंने नहीं माना, हुकूमत की दिलेरी थी, लेकिन उनके पास इख्तियार था तौहीन अदालत देना। यूसुफ रजा गिलानी को भी दी ना। कई सालों बचपन मैंने याद आ गया, मैं चाह ते बंद बड़े शौक ना खाना सा, कोई अच्छी गल नहीं, बड़े सेहत वास्ते अच्छे होंगे। बचपन में मुझे याद आ गया चाय और बंद बहुत शौक से खाता था। मुझे याद आ गया एक दफ़ा हमने मोहल्ले में पहाड़ी बनाई, छोटे छोटे खिलौने रखे, कई सब इतने खूबसूरत लगते थे, कीटा पाप लग रहे हैं, इतने इनोसेंट लगते थे। उधर आदमी भी होते थे पहाड़ियों पे, वो कारें भी रखते थे, हाथी भी रखते थे। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन अच्छा रहा, जब बड़ी साहब जवानी भी बुरी नहीं थी और अब बुढ़ापा आ गया है। लेकिन मैं अच्छा कादी साहब, मैंने एक सवाल किया था, आपने 10 किए। 10 अचानक दरख्वास्तें वापस क्यों ली जा रही हैं और पहले क्यों नहीं ली गई? उसकी वजह यह है कि इसका मतलब ये है कि ये सारी दरख्वास्तें जो हैं वो जो पहले की गई थी रिव्यू की, उस वक्त माहौल और था, उस वक्त आपकी जो प्रायोरिटीज़ और थी, या आपको जो है ये आपको पुश किया जा रहा था कि या किसी की तरफ से या किसी कि ये करें या ना करें। इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आपके असूल और मौक़िफ़ क्यों बदल जाते हैं हुकूमतें बदलने के साथ? बड़ी साहब आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे। PTI जो अपोजिशन है उसने भी ले लिया, हुकूमत ने भी ले लिया। क्या मोहतरम फ़ाइद ईसा साहब नहायत काबिल एहतराम, देखें हमारे लिए हर हुक्मरान जो ताकत में है काबिल एहतराम है, जो साबिक़ है वो उससे भी वो भी काबिल एहतराम। अगर ये फैसला कर देते हैं, डू यू थिंक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा था 14 मई को इलेक्शन कराया जाए। मुझे ये बताया ना अपनी काजी साहब, आपका पूरी फैमिली कानून से वाबस्ता है, आपके वालिद साहब, आपके दादा जज माशाल्लाह रहे, आप अदलिया से एक हिस्ट्री है, क्या इम्प्लीमेंट करा लेंगे? ये फैजाबाद की मैंने पूरी फाइल पढ़ी। अगर आपके बयानिए के, अब देखिए क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या हो रहा है, आपके बयानिए में आइन 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 की रोज़ तस्वीर पढ़ने वाले एक दूसरे को गायब करने की धमकियां दे रहे हैं। टीवी पे गुफ्तगू ख़त्म होके तो मुक्के और कुसनों पे आ गई है। अगर आप देखें ना तो एक डिक्लाइन आपको नज़र आता है, एक जवाल नज़र आता है आपको। मतलब भट्टी साहब ये नहीं कि आज 70 में जुर्म नहीं होता था या 80 में जुर्म नहीं होता था, मगर ये आप किस रास्ते पे जा रहे हैं? ऐसा कैसे मुझे सिर्फ याद आ गया फैजाबाद धरने से। हम जब बहुत छोटे थे ना, इस्लामपुरा में हमारा घर था जिसे पहले कृष्ण नगर कहते थे, रंग महल तक डबल डेकर बस जाया करती थी। मैंने उस पर सफ़र किया हुआ है। डबल डेकर बस, अब उधर मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। वक्त बड़ी जल्दी तब्दील हो जाता है, ये बड़ा बेरहम। भट्टी साहब पिछला वक्त तब्दील हुआ है तो ये और रुतां भी जे लंघ गई हैं ते रुतां भी नहीं ठहर दी हैं। ये बात मानेंगे ना, वक्त हाँ आज समझते हैं कि मेरी सारी उम्र मैंने रहना है। कोई नहीं यार भट्टी साहब, मैंने इस्लामपुरा से रंगमहल बस जाते हुए खुद देखी है, डबल डेकर बड़ी लाल रंग की, और वो अच्छा दौर था, ये बाइकों का और ये गाड़ियों का गंद नहीं। मेरा एक यार है कादी सईद, अगर इस मुल्क में यही दौरा रहेगा बस ठीक है। तो उसमें ये है भट्टी साहब के डबल डेकर मजा भी बड़ा आता था, जरा ऊपर से हम देखते थे। अच्छा जब हम ऊपर ही बदल पे लगते थे ना, निचले लोग छोटे लगते थे, बोने बोने। लेकिन ब्रेक है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लोग छोटे लगते हैं, जब आप बहुत किसी ऊपर चले जाते ना बुलंदी पे। लेकिन वो भट्टी साहब बोने नहीं होते, आपकी आई साइड बोनी हो जाती है। ये देखे ना, जो कहते हैं जो रात का पैर बहुत काला हो ना, उस वो निशानी होती है किसी नूर के किरण के फूटने की।
हैं, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा। आप कभी ज़िंदगी में पार्क में गए हैं? जी गए हैं, बड़े बड़े पार्क में गए हैं, क्योंकि दस्ता तो ब्रेक तो बाद वापस आते हैं। और ये नवाज़ शरीफ साहब ने ये जो बयानियाँ तो मेरे ख्याल में विदड्रॉ कर ली है। मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा ने भी कह दिया कि हम इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। यकीन अगर हम नहीं रखते तो क्या फिर सिर्फ अमल करना है या नहीं करना, ये इस पे बात करेंगे। मगर शायद बयानिए में थोड़ी सी तरमीम हुई है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, लोग कहते हैं कि कॉमन सेंस की बड़ी बात होती है मगर बड़ी अनकॉमन है, बड़ी कम होती है। ये जो बयानिए के सर पे इलेक्शन लड़ने की बात है, मतलब कहानियाँ बहुत आगे निकल गई हैं। एक वक्त होते थे बयानिए चल जाते थे। मतलब मैं आपसे एक बात बताता हूँ। आज से 15, 20, 25 साल पहले अंग्रेज़ी अखबार में काम करते थे तो एक दिन बजट बनता था, तो कम से कम एक साल जो कीमतें तय होती थी वो एक साल रहती थी। वो यार आज महीने में 3 बजट बनते हैं और केड़ा बयानिया। पहले बयानिया था वोट को इज्जत दो, फारग खत्म, ठीक है। आप कहते हैं जी अब वो ताकतवर लोगों से हम जो उनके खिलाफ बोलेंगे, और ये बच्चे को पता है ताकतवर बंदे के बगैर आप मतलब कौन हु विल बाय दिस। काजी साहब, जो पहला बयानिया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने दिया था, हमारे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। ऐसे शख्सियत पाकिस्तान की तारीख में कम ही होते हैं। अगर बेनज़ीर शहीद ना होती तो वो भी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म होती। गुजारिश है कि जो उन्होंने बयानिया दिया था 2 अहम अदारे और 4 अदलिया के नाम लेकर, वो बयानिए से यू टर्न ले लिया। पहले आपको याद होगा, मुझे याद है आज से 30 साल पहले हम सवात का गान चले गए उस पर FX पे, 5-6 दोस्त मिलकर, गरीब आदमी थे, चले गए तो 15-20 घंटे लगे। आज अब लंदन से यहाँ फ़्लाइट, इस्लामाबाद से जाए तो डायरेक्ट 7 घंटे, लाहौर से जाए 2 घंटे, दुबई 13 घंटे, और टेलीफोन 1 मिनट में। अब बयानिया जो है बज़ाहिर इसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है। मैं एक लफ्ज़ बता रहा हूँ उस वक़्त की बेमकसद गुफ्तगू की, जान के, क्योंकि मेरे भाई आप जैसे दोस्त नाराज़ ना हो। वो स्ट्रेटेजी चेंज की और नवाज शरीफ ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया। अगर उन्हें अवाम या इक़्तिदार मिल जाती है, हो सकता है ऐन मौके पे आपका नेक्स्ट वज़ीर आज़म अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, कोई भी हालात बन जाते हैं, तो मरीम नवाज करते। आपके लिए ये बात हैरत होगी और मैं खबर दे रहा हूँ। और नहायत रिलायबल सोर्सेज से क्या मतलब कि बज़ाहिर तासुर ये दिया जाएगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। जब रिजल्ट उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आ गया और PTI आउट हो गई, तो मरीम नवाज साहबा की लॉटरी निकल सकती है। अब रह गया बयानिया आपका। बयानिया एक था कि जब आप ज़ियाउल हक थे तो उन्होंने कहा मैं ऐसे 10 गैर जमाती इलेक्शन कराऊंगा जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने। फिर उन्होंने ज़ियाउल हक की कब्र पर कसम खाई कि मैं आपका मिशन जारी रखूंगा। फिर इन्होंने एक थे, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, जंजुआ साहब, आसम और जंजुआ साहब, एक वो बयानिया था। फिर मुशर्रफ साहब के बयानिया था। फिर एक ख्वाजा आसफ साहब ने बयानिया दिया कि हमें नवाज शरीफ को फ़लाँ आदमी ने भेजने दिया। आप इनके कौन से बयानिए को संजीदा ले रहे हैं जिस पर ये कायम रहेंगे? ज़ियाउल हक की इस्लामाबाद वाली मस्जिद में, फैसल मस्जिद में जो कहा था कि जनाब मैं आपका मिशन जारी रखूँगा, या अब कोई लेटेस्ट मैं थोड़ी सी अर्ज़ करूँ। इस वक्त जब हम सांस ले रहे हैं, आप भले पार्टी बना लें शायद खाकान अब्बासी साहब, जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, या वो जो मिफ्ताह इस्माइल साहब, पहली बात तो ये कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद है, जो ज़ियाउल हक के दस्ते राज थे और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जो नवाज़ खोखर साहब हमारे असम्बली के स्पीकर थे, गालबन उनके फर्जंद हैं मुस्तफ़ा साहब, पता नहीं या मतलब वो ताजी आजकल ना मैं कहता हूँ कि तबका उमरा से बहुत सुपर रिच लोगों से इनका ताल्लुक। मिफ्ताह इस्माइल साहब अपने मुंह से कह, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है अगर जायज़ तरीक़ों से आप अमीर हों, मगर बात यह है कि गालिब ने कहा था ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक,
आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। और इस मुल्क के 24 करोड़ लोग तो जो है वो गरीब और आम आदमी हैं। कोई असेंबली में रिप्रेजेंटेशन, किसी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन। और एक आखिरी बात, एक और, इस वक्त आपको खौफनाक सर्जरी चाहिए इस मैशत की, मेजर वड्डा ऑपरेशन चाहिए। भट्टी साहब, मुंह चेहरे बदलने से नहीं काम होगा। काजी साहब, ये वड्डा ऑपरेशन करने का काबिल है कोई? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ आप मारे जाएंगे। अदब एहतराम से सियासी जमातें तो गालबन 200-300 से ज़्यादा है, लेकिन आपको एक इलेक्शन के लिए वो सियासी जमात चाहिए जिसे लोग आके वोट भी डालें। आप सियासी जमात मैं और आप मिलके बना लें, वो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। क्या हमारा वोटर है? क्या हमें लोग वोट देंगे? क्या हम पोलिंग स्टेशन के एजेंट पूरे कर सकते हैं? MNA के हलके में कमो बेशतर 300 से 350 पोलिंग स्टेशन है। एक एक पोलिंग स्टेशन में 4-4 बूथ है। इस वक्त जो नून लीग की बादिउल नज़र में पोजीशन नज़र आ रही है, पोलिंग स्टेशन करने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह मुश्किल आ रही है? क्यों उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे क्या? मेरे 5-6 बड़े करीबी दोस्त हैं नून लीग के जो MP MNA नहायत पुराने मरासम हैं, उनमें भी पुरानी रवायात का एहतराम है और हमें भी अदब है। 3 बंदों ने कहा कसम से हम हल्के में जा रहे हैं, कह रहे किनू लैन जाना जी? नवाज शरीफ पहले दसो तो सही गया कितने सर, क्यों गए थे? तो हम इनको लाने क्या जाए? आपने तो हमें 9 अप्रैल 2022 को कहा था कि हम बड़े तजर्बाकार टीम में हैं, 16-17 आइंस्टाइन जमातों के ब्रेन आ गए हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएगी। वो तो अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, इंतज़ामिया छोटी मोटी मदद कर रही है। गुजारिश है कि बयानिया कुछ नहीं है, बयानिया इतना ही है कि मुझे हुकूमत दिलाओ। पहले था मुझे क्यों निकाला, अब मुझे इक़्तिदार दिलाओ। इक़्तिदार दिलाओ में जो मेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अगर नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर तमाम मामला चलते हैं, लफ्ज़ लेकिन अगर है काई साहब, तो आपकी नेक्स्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे, नवाज शरीफ भी नहीं होंगे, मरीम नवाज हो सकती है अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट आते हैं। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन तो होने नहीं, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र ही नहीं आते। हाँ, मरीम नवाज साहबा का हाथ की लकीरें कह रही हैं कि शायद इसमें वज़ीर आज़म की लकीर बन जाए इन 3-4 महीनों में। नहीं, फिर इलेक्शन के बगैर वो कैसे PM बनेगी? कैसे बनेगी? अनवारुल काकड़ कैसे बनेगी? वो तो एक निगरान सेटअप के तहत है। वो तो निगरान सेटअप कितनी देर का आता है? 3 महीने का। तो ये इलेक्शन कब कह रहे हैं कराना? ये कुछ आगे जाने 1-2 तो 3 महीने चले गए ना, 3 महीने तो नहीं ना हुए। नहीं, अब दोबारा निगरान सेटअप बनाएंगे। ज़ियाउल हक भी 3 माह के लिए तशरीफ लाए थे, मुशर्रफ साहब भी 3 माह के लिए आए थे। 3 माह से अगर एक दिन 90 दिन से गुजर जाता तो 900 दिन भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? किसने बोलना है? किसने बोलना है? अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहते हैं तो कर लें। तो आगे सारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है। वो होता नजर नहीं आता। बट साहब अन्नी भी अन्नी नहीं पई हुई। नहीं, ऐस तो ज़्यादा नहीं पई है, हाँ, बल्कि अन्नी ही पई है। छोड़े। अच्छा बात अच्छा कैसा याद आया मुझे, लाहौर से अगर पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे पे जाएं तो गालबन 4.5 घंटे लग जाएंगे। GT रोड पे जाएं तो कितना टाइम लग सकता है? मैं गया नहीं बड़ी साहब, बड़े साल हो गए। अच्छा बात सुने, अगर कोई बेवकूफ़ आदमी कहे कि मैंने साइकिल पे जाना है तो कितना टाइम लग सकता है? ये बड़ी जनरल नॉलेज की खबर है। ये 20 करोड़ आवाम साइकिलों पे आ गई है। आप इसको गैर ज़रूरी समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं असल खबर है फैसलाबाद धरना। असल खबर है बचपन में आप जब खेलते थे तो आपके खिलौने कितने होते थे। कितनी बेज़रर खबर है, किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई। खिलौने तो टूट भी जाते हैं, ऐसे दिल टूट रहे हैं आजकल। बड़ी साहब कोई ऐसी बात नहीं है। वो ये जैसे कहते हैं ना, मतलब ये जो अच्छे दिन और खबरें दूर नहीं हैं। अभी रास्ता मोड़ने वाले हैं। अच्छा बात सुनो भाई साहब, गुजराला पैदल जाया जा सकता है? हाँ, मैं तो नहीं जा सकता। अच्छा, मेरे मैं तो रह रू गए। अच्छा बटी साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि ये अब इलेक्शन नज़र आ रहे हैं ना हमें, और अगर इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे तो फिर मियाँ साहब यहाँ क्या करना है? मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब मकबूल तरीन जमात उसमें हिस्सा नहीं लेगी।
मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ। उसको कैसे मैनेज करेंगे फिर? मुझे नहीं पता, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, ये रिकॉर्डिंग रखना भाई अच्छी तरह संभाल के, किसी का नाम नहीं ले रहा और कौन नहीं होने देगा उस सूरत में होंगे। अदरवाइज चाहे जनवरी फरवरी 2024 हो या 26 हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकबूल तरीन जमात और उसके कारकुन जब तक टिकट होल्डर मार्केट में होंगे इलेक्शन नहीं होगा। इनको पहले किनारे किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन का सोचा जाएगा। बाकी हुकूमत ज़ियाउल हक चला सकता है, मुशर्रफ साहब चला सकते हैं, और मौजूदा निगरान हुकूमत पंजाब और KPK की गालबन 10-10 माह हो गए हैं, इन्हें किसने पूछा? अगर ये हुकूमत मौजूदा निगरान केयर टेकर 2 साल चल जाएगी तो कौन सा आइन टूट जाएगा? है वो आइन होगा तो तोड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मानते, आप नहीं मान। देखिए ना कादी साहब, थोड़ा सा अच्छा काजी साहब याद करें, आपकी फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट? पहले मुझे गैलप सर्वे के बारे में बताएं। अच्छा सिर्फ एक बात, सिर्फ प्लीज, मैं पट्टी साहब, मैं आपको मेरी कसम, मैं एक थर्ड डिवीजन हूँ, मेरा बड़ा ही नहीं आप लिटरेचर के माशाल्लाह टीचर हैं। मेरा बड़ा बुरा करियर है। अच्छा इस वक्त लाहौर की जो है माल और नहर, इसकी सफाई कब होती है? इसका पानी कब सूखता है? इसकी सफाई नहीं होती, हमने शहरों की सफाई बंद कर रखी है। अच्छा, क्योंकि हमने ठेके दे दिए, कभी तुर्की को दे दिया है, अब सफाई तुर्की की होगी, यहाँ की नहीं होगी। अच्छा हाँ जी, ये वो जरा गैलप सर्वे चलाएं यार, क्या है ये सामने जो गैलप सर्वे आया है जिसमें जो है वो क्या है जी, फ़ौज की मकबूलियत 88%, सियासतदानों पर आवाम का एतमाद 39%, ये सर्वे आ गया है। तो ये अच्छा भट्टी साहब, ये जो सर्वे हैं इसमें ज़ाहिर है कुछ जमा तफरीक भी होती होगी, लेकिन ये है कि जो ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल में PTI को बहुत पॉपुलर पार्टी ये बता रहे हैं, लेकिन ये कितने क्रेडिबल हैं गॉड नोज। मैंने तो जी क्या PTI गालबन 60% के से आगे है, 60% है उसके ना, आगे नहीं, 60%। दूसरा जिसका हम नाम नहीं ले सकते, सुना था कूफे में कुछ पाबंदी है, तो वो सुना है पहले नंबर पे है, और जिसे मुतवक्का वज़ीर आज़म की ख्वाहिश बनाई जा रही है वो 5वें नंबर पे है। और दूसरी तरफ मैंने तो ये भी सुना था कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सादर फरमाया है कि सर्वे कोई करे ही ना। क्या मैं सर्वे ईमानदारी से करूं इंडिपेंडेंट, तो वो आप चला देंगे? नहीं भट्टी साहब, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि सर्वे भी आजकल जो है ना, ये एक कारोबारी इदारे होते हैं, इनसे जो करवाए जाते हैं सर्वे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी की हमें देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और एक और रिपोर्ट आती है, चलें एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एक और मैं क्या कहता हूँ वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, तो उसमें बहुत कहता है ऐसे सर्वे आते हैं, ऐसे बंदा हैरान रह जाता है यार ये कितों लेके आए डाटा। तो इसलिए बहरहाल ये देखने की बात है। मगर अच्छा कादी साहब, मैं आपको मान जाऊँ, आप नहायत काबिल एहतराम नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब हमारे बरतानिया दौर के दोस्त, एक नून लीग ने सर्वे कराया, खबर देना क्या निकला उसमें से? उसमें 40% सीटें लूज कर रहे हैं, 60% एक जमात ले जा रही है। इनकी पंजाब में 30 से 35 से ज़्यादा सीट ही नहीं हो रही, वो भी पूरा जोर लगा 350 में से, यानी 300 समथिंग में से मुबैना तौर पर। ये इनका अपना सर्वे है यार। बात सुने काजी साहब, जब आपका यूनिफॉर्म क्या था यार बताए ना, ये यानी मुस्लिम लीग नून ने एज अ पार्टी सर्वे करवाया है। आप कॉलेज कौन से पढ़े हैं? भाई साहब मैंने दफा करो मेरे, सीरियसली यार, मेरे लिए संजीदा टॉपिक है। 35 सीटें पंजाब में सिर्फ, यार ये तो नहीं यार, हो सकता कम भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। देखें असल डिपेंड करता है, मैंने गुजारिश की है, इलेक्शन किन हालात में होते हैं। इलेक्शन होना और साफ शफाफ इलेक्शन होना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सिलेक्शन इलेक्शन और साफ शफाफ इलेक्शन। साफ शफाफ इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक तहरीके इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। हर एक को हक है कि आइन और कानून के दायरे में रह के। पर साहब आपने ना एक खबर अधूरी छोड़ी है, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, मैं ब्रेक लेके आ रहा हूं। सिर्फ वो आपने बताना है कि वो आपने लिटरेचर किया ना, कभी किया था, वो गुजर गया ज़माना। अच्छा मैंने भी किया है। अच्छा चले वक्त ही ज़ाया किया। अच्छा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बड़ी साहब से पूछेंगे कि ये इनके खबर के मुताबिक एक मुस्लिम लीग नून का इंटरनल सर्वे भी उन्होंने करवाया है, उसके क्या मुबैना रिजल्ट्स हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपने ये कहा था कि इन्होंने इंटरनल एक सर्वे करवाया, राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़ाहिर है वो पार्टी के पंजाब की भी प्रेसिडेंट है ना, अगर पंजाब के प्रेसिडेंट, तो क्या उसके क्या नतीजे? मैंने कहा था मुस्लिम लीग में, उसके नतीजे तो बहुत ज़्यादा खौफनाक आए। उसके मुताबिक तो जिस मुस्लिम लीग नून ने कराया उसका इलेक्शन में जाना नहीं बनता। अगर वोटर पे आपने डिपेंड करना है कि जो आवाम वोट कास्ट करती है, जो अच्छे हैं बुरे हैं जितने भी वोटर हैं, तो उसके लिए तो एक ही हल है, इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन की तरफ कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। आइन में बहुत ज़्यादा लचक है, निकाला जा सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर जिसे आप इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते, अवाम ज़िद बना चुकी है, हमने उसको इक़्तिदार में लाना है। अवाम उसकी झलक से देखने के लिए, आज मेरी एक पटियाला जेल के किसी साहब से बात हो गई, कोई ऑफिशियल अंदर का कोई मतलब, ज़्यादा तफसीलात में ना जाएं। आप बताएं, आपने FC कॉलेज में पढ़े हैं? यार पहले खबर तो मुकम्मल करें, मैं बताता हूँ आपको। FC कॉलेज ऐसी पढ़े नहीं, ऐसी रंग ही लाया, बड़े बड़े तलीमा हासिल की। आपके उधर कोई टीचर भी होंगे? नहीं रहे बेचारे हों तो कोई भी। अच्छा, ये दर्जात बुलंद करे। अच्छा, वो क्या कहता है अडयाला जेल का बंदा, क्या कहता है? 35 से ज़्यादा लोगों ने, 35 से ज़्यादा लोगों ने कहा हमारी ड्यूटी इमरान खान के पास लगा, हमारी ड्यूटी जो एक नया उधर साहब आए हैं उनके साथ लगा। और ये बात आप अपने जितने रिलायबल सोर्सेस है उनसे कंफर्म कर लें, जितने रिलायबल सोर्स है ना। अच्छा भट्टी साहब, इसका तरीकाकार क्या होता है? जो बंदा फिर हर वक्त उनके साथ ही होता है, वो जो मुशक्कती होता है, या उसे क्या कहते हैं आप, वो भी कैदी होता है ना? देखिए, जेल सुपरिटेंडेंट के इतने का इख्तियार आता है कि उसकी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती। यानी आल इन आल होता है वो, जंगल का बादशाह, बच्चा दे या अंडा दे। हर जेल में अच्छे कमरे भी हैं और सेल भी हैं। ये जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है, या जो उसको अपनी मर्जी से चलवा सकता है। उसको चेक करने के लिए है कोई अथॉरिटी तो होनी चाहिए उसे चेक करने के लिए। अथॉरिटी तो बज़ाहिर कैमरा कंट्रोल रूम बना हुआ 3 जगह। सॉरी, अच्छा, उसमें ना का सब गुजारिश ये है कि, अच्छा मैं क्या बात कर रहा था, आप चले आगे बढ़ते हैं, IPPs पे आ जाए जरा। कि सर इस तरफ जाना है कि उधर बाहर? अभी निकलते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये आगे ये बात करते हैं। ये देखिए, मुझे बताएं कि साइनेट की कायमा कमेटी भी कह रही है कि IPPs के मुआहदे मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते हम तो ये बात 10 साल से कह रहे हैं, जब इस पर बात करना भी एक गुनाह समझा जाता था। IPPs बिजली बनाए बगैर अब तक कितने अरबों डॉलर्स ले जा चुके हैं, ये सारे सवालात हो रहे हैं हमारी कायमा कमेटी में। लेकिन बड़े अहम काम, यार सारे काम तो कर रही है हमारी निगरान हुकूमत, तरक्की भी माशाल्लाह हो रही है, सड़कें भी सारे शहर दियाँ पुट दित्तियां ने बना रहे हैं, UN में तकरीर भी फरमाए हैं जाके। अब वहाँ जो चर्चिल होटल है, वहाँ पे उनकी किस किस से मुलाकात हुई है, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कंजेक्चुरल स्टोरी हो जाएगी। मतलब सारे काम कर रहे हैं, ये काम कोई नहीं करता जो मुल्क को बचाने के लिए। कायद साहब, आपने फरमाया सेनेट की कायमा कमेटी में ये डिस्कशन हुआ, हर पाकिस्तानी कह रहा है IPP इस मुल्क को लूट के खा गया, हमारे दिवालिया देखते कोई नहीं है। लेकिन मुझे बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ हुक्मरान आए, हर रंग नस्ल का आया, लेकिन इस बीमारी को कोई ख़त्म नहीं कर सका जो 25 करोड़ आवाम को ख़त्म कर रही है। आखिर इस IPP में कौन सी इतना मजबूत सरिया लगा हुआ है जो इसे कमजोरी नहीं होने देता? एक तफ्तीश में थी ना जिल्द 10 नंबर, वो क्या था जो 10 जो खुला नहीं था, ये जो एक थी ना जो तफ्तीश की थी उसने कमेटी, वॉल्यूम 10, ये पाकिस्तान का वॉल्यूम 10 है। जिस दिन ये खुल गया, क्योंकि इसने पाकिस्तान को डुबोया है और कुछ बड़ी बड़ी फैमिलियों को क्रिएट किया है, बनाया है, ये खुल गया भट्टी साहब तो ये नंगे हो जाएंगे, ये एक दूसरे के कपड़े बने हुए हैं। काजी साहब, अगर एक IPP स्कैंडल खोलने से मुल्क तरक्की की तरफ जाता तो ये रिस्क लेने में क्या नुकसान? अगर मेरी तरक्की और मुल्क की तरक्की आपस में मुतसादम है कि सईद काजी अगर मुल्क तरक्की कर जाए तो सईद काजी जड़ा है बेड़ा गर्क हो जाए, अगर मैं तरक्की होने देता हूँ। मिनिमम 60 रुपए पे यूनिट पहुंचा दिया, 70% तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट होगी। तो अब मुझे बताएं, आपने
ज़िंदगी में सारे फैसले मैंने अपने मुफाद में किए होंगे, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने अच्छा ओहदा लेने के लिए अपना ज़मीर बेचा होगा, ताकत लेने के लिए, किसी को झुकाने के लिए। एक हम सारा पाकिस्तान अहद करें कि IPP से जान छुड़ानी है और इस आवाम को 2-3 रुपए का यूनिट देना है। अब यही पानी से बनाना है, हवा से बनाना है, तो ये क्या नामुमकिन है? नहीं भट्टी साहब, आपको याद है मैं और आपने बैठ के यहाँ स्टोरी की थी और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने को 30-40 पता नहीं कितने रुपए पेट्रोल आवाम का बेड़ा गर्क करके कहा था। आज पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान दो हैं, एक इनका पाकिस्तान है। इनका पाकिस्तान तब बचता है जब इस मुल्क के 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान डूबता है। ये मफाद आपस में टकरा गए हैं, ये बात किसी को समझ नहीं आती। सारे जाली लड़ाइयों में लगे हुए हैं हम। वो उधर चला गया, ये इधर चला गया, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है। कल किसी को पावर दे के देख लो, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक आप मेजर सर्जरी नहीं करते। मेजर सर्जरी इस मैशत की कहती है, हर सियासी जमात भी कहती है। मेरा मौक़िफ़ है इसे खोलने में क्या नुकसान क्या है? भट्टी साहब, नुकसान ये है कि 19 पता पड़ेगा कि जनाब इसमें किकबैक्स किसने लिए हैं। ये IPP में सारे बड़े लोगों के, बेचारा कोई गली मोहल्ले का बंदा मालक होगा इसका। क्या बात करते हैं। मैं एक सुना था, मेरा दोस्त है, उसकी पहले होती थी दुकान अंदरूने शहर परचून की, वो IPP का मालक हो सकता है? भट्टी साहब क्या नहीं हो, एक कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिर्फ अगर हम ये मुआहदे खोल दें 1994 से लेके अब तक, पाकिस्तान के तमाम जो मुजरिम हैं, इस मुल्क के अवाम के मुजरिम सामने आ जाएंगे। क्योंकि भाई साहब मुझे बताएं, इधर सुने, कमाते हम पाकिस्तानी रुपये में हैं और IPP की पेमेंट डालें। मैं आपको एक खबर देता हूँ, ये क्या वजह है? मैं एक खबर देता हूँ आपको। पाकिस्तान में जो PTC था, इसका आखिरी प्रॉफिट अगर मुझे था, प्रॉफिट 28 अरब रुपए का प्रॉफिट था जब हमने बेचा। और साउथ एशिया में ये 1 नंबर इदारा था, इससे बड़ा इदारा जापान में भी नहीं था। आज जो उन्होंने पिछले साल प्रॉफिट दिया, वो पता कैसे दिया है? पुरानियां तारा बेच के, जो हमने इत्तसालात को दिया हुआ है। और $1 बिलियन हमने अभी भी लेना है उनसे। और वो पता क्या मुतालबा कर रहे हैं? इत्तसालात वाले कहते हैं कि जनाब ये सारी बिल्डिंग, आपको पता है करोड़ 5-5 करोड़ डॉलर की एक बिल्डिंग है PTC की, कहते हैं ये भी हमें दो। साहब एक और ये पीपल्स पार्टी ने करवाया था। अच्छा, याद है आपको? एक अवामी करो प्राइवेटाइज यार, और लुट मारत ना करो। विद यूर परमिशन एक अवामी सवाल भी कर लूं। हाँ, क्यों? ये अवाम की बात है। अच्छा सॉरी, पाकिस्तान के झंडे का कलर क्या है? जब नहीं पता, सब्ज है, मैं आजकल भूल जाता हूँ ना, सब्ज है, क्योंकि मैं जो चीज भूल जाता हूँ मुझे उसकी चीजें आ जाती है। भाई ये आप क्या कर रहे हो, क्या है कलर क्या पाकिस्तान के झंडे का? यार हमारे सारे पाकिस्तानी भाई आज़ादी समझते हैं ना, वो आज़ाद है, मैं भी उनमें हूँ। क्या झंडा कलर क्या? अच्छा, अब आप झंडा बगैर के कंप्लीट नहीं होता। भट्टी साहब, हम झंडे की भी बात करेंगे और झंडे की बात के साए तले वो सब बातें कर जाएंगे जो आप समझते हैं कि नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगली बात सुने क्या है। जापान में 3-3.5 लाख नौकरियाँ निकली, उसमें से सिर्फ 20-25 पाकिस्तानियों ने क्वालिफाई किए। ये आपकी औकात है 200 पाकिस्तानी। यानी आप यहाँ पे स्किल भी, वो किधर गए हैं जी? वो जो विजन 22 जनाब एहसन इकबाल साहब, नाइटमेयर 2023। कादी साहब खबरें तो चलते रहेंगी। वो आपने पोएम सुनी है, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, लुक आसमान देखो स्काई। लुक आसमान नहीं, लुक आसमान नहीं है। क्या है? लुक देखो आसमान स्काई। अच्छा वजन में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा काई साहब, जब आप 6th क्लास में थे तो आपका एक क्लास फेलो होता था जो आजकल के बड़े अहम होते पे, उसका क्या नाम था? बड़ी साहब मुझे नहीं याद, मगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने 1.5 लाख बंदा अपना वर्कर वहाँ भेजा है। और उसकी जो रिमिटेंसेज हैं वो देखें वो कितनी है। नेपाल ने हमसे ज़्यादा बंदे भेजे हैं, 20,000 बंदा बांग्लादेश ने भेजा है। अच्छा, नेपाल में जो इंसान होते हैं उनके भी 2 टांगे, 2 बाजू, 2 आँखें, 1 नाक, ऐसे ही होता है कि वहाँ मुख्तलिफ होते हैं लोग? उन्होंने अखा में लालच नहीं। अब इस पर तो आपको कोई इतराज़ नहीं ना होगा? आंखों में लालच नहीं होता। मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने इंसान तो अशरफुल मखलूक बनाया ना। ये हदीस ही थी ना गालिबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा यार, लेकिन मैं बहुत बड़े कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती, तो ये इनका पेट ही नहीं भरता यार। बड़ी साहब, इनका पेट क्यों नहीं भरता? अच्छा कई सब हमारे इतने लोग IT में पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, पायलट इंजीनियर बनते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं। वहाँ क्या, वो भी तो वहाँ भी इंसान है, यहाँ भी इंसान है। क्या वहाँ कानून पर अमल दरामद होता है? क्या वजह है? साडा बंदा डॉक्टर इशफाक हसन खान की थेरी गंदा होवे, रज के गंदा और साडा बंदा, ये जो थेरी। अच्छा बात सुने, 1 सेकंड, गंदा अंडा नहीं खाते तो गंदा बंदा क्यों रखते हैं हम?
बस भट्टी साहब ये नसीबी है, मगर मैं एक आपको बात बता दूँ, अब ये अफोर्ड नहीं हो सकेगा। अब हम जिस मकाम वहाँ पर पहुँच चुके हैं वतन अजीज़, वहाँ पर ये अल्ले तल्ले और ये चीज़ें नहीं चलेंगी। और फिर मुझे एक समझ नहीं आती कि वो यार वो तो सारी मलाई ला लीजिए, एक माशी खंडर है और इस पर हुक्मरानी करने के लिए इतने तुम बेताब हो। और रह के आगे, और कोई अक्लमंद आदमी हो ना भट्टी साहब, अगर कोई अक्लमंद आदमी हो तो कहे मैं नहीं जलानी है गवर्नमेंट। चौधरी शुजात हुसैन ने क्या कहा था कि आप पीएम ढूंढते फिरेंगे, अखीर काकड़ साहब मिले ना तो कायद साहब नहीं देखें, चौधरी साहब शुजात साहब ने कहा था बेटे को वजीर तो बना लिया, पीएम ढूंढते फिरेंगे, बेटा उनका वजीर रहा है। चलो ये गलत बात, सारा ऐसा भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना, कोई गल नहीं। मगर ये है कि यहाँ मेजर सर्जरी की बात करें, मैं एक और बात करता हूँ भट्टी साहब, इसको बहुत लोगों को बहुत बुरी लगेगी यार। अगर अच्छा कायद साहब एक गुस्साखी मैं आपकी आई साइड वीक हो गई है और आप कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं एंटी, इसको ठीक कर देंगे, इज इट पॉसिबल? यही होता रहा है ना, यही होता रहा है कि हम आज मुझे बताएं 288 रुपये का आ गया ना, डॉलर आ गया ना 288 रुपये का, शर्म से डूब मरो। और सैलाब हो जाए तो फौज आ जाती है, और तुम्हारी ट्रेन गिर जाए तो फौज आ जाती है। ये काम तुम मिलजुल के नहीं कर सके, और ये डेढ़, और मैं कहता हूँ और चलाएं डंडा, 200 से नीचे लेके आए। जिनका ये काम नहीं है वो उन्होंने कर लिया, और जिनका काम था वो क्या करते फिरते। देखिए वो अच्छी बात है कि और डंडा चलाएं और इसको लेके आए, ये डॉलर अज़ाब बना के रख दिया हमारे लिए। उसको भी चलाएं, आईपीपी को भी चलाएं, लेकिन पाकिस्तान को चलने दें बस। लेकिन पाकिस्तान एक सूरत में चलेगा, या जुल्म चलेगा या अमन चलेगा। जुल्म और अमन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। नहीं, जुल्म ज़्यादा, अब भट्टी साहब मुतमल ही नहीं हो सकते हम। हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, 12 साल से चले, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, आजिज़ आदमी हूँ। नाम लेता था मैं IPPs का, लोग कहते थे जिस तरह कोई शूदर बैठा हुआ है की कर रहे थे। एक डान का रिपोर्टर है, मेरा दोस्त, मेरे कुलीग थे, हैं आप यार की आप वो बातें कर रहे हैं। आज बंदा गली गली में कह रहा हो लुट के खा गए हो। आज मैं दूसरी बात भी कर दूं फ़कीर, अब जाते जाते, कि आप ही कहेंगे कि हमें मेजर सर्जरी चाहिए, आप ही कहेंगे कि ये इनको उठा के बाहर फेंको। ये साडा बंदा जड़ा ना, तुम खुद चुक के बाहर छुटना पैना है। याद रखो साहब, एक खबर देता चलूँ। आज मैंने कोशिश की सारा दिन, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इसे एक मैकेनिक ने बनाया है कि पेज कैसे लगाए जाते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में मैं सीख के बताऊंगा कि कुर्सी भी अकल से बनती है। इस पे तो आपको कोई इतराज नहीं। मैंने क्लोजिंग करनी है 6 मिसरों पे मुनीर नियाज़ी साहब के। सिर ते कोपन एर धरती उत्ते काल, पैरी कंडे जहर दे लो विच पिछे वाल, जतन करो कुछ दोस्तों तोड़ो मौत दा जाल, फड़ मुरली होए रांझिया कट कोई तिखी तान, मार तीर कोई होए मिर्जिया खिंच के वाल आसमान। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।